अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते और प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, समझो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छप रहा है, सीधा सीधा दोस्तों आपके एग्जाम में छपेगा कि ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, रचना सब कुछ इसका समझा देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी लोग ट्रांसफार्मर पे पूरा समय देने वाले हैं और ट्रांसफार्मर को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे ना कि आपके एग्ज़ाम में आया तो आप छोड़कर आने वाले नहीं हो। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, केवल डर लगता है नाम से ट्रांसफार्मर के, इसकी थ्योरी से आपको डर लगता है, लेकिन आज की क्लास में हर एक डर को ख़त्म करने वाले हैं और आपको जो कन्फ्यूजन है वो भी दोस्तों एकदम पूरा खलास होने वाला है। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक चीज़ों को बढ़िया समझेंगे, बढ़िया से सुंदर ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बना के ही मानेंगे। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है, मैंने एक लाइन या 1.5 लाइन में लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोस्तों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करना। परिवर्तित करने का मतलब ये हुआ या तो विभव को घटाएगा या तो विभव को बढ़ाएगा। विभव को बढ़ाना या तो विभव को घटाना इसका काम है। तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है या एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी मशीन है, कुछ भी पूछ सकते हो। तो हमने क्या लिखा दोस्तों? हमने लिखा ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक ना, देख लो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा साधन है जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करता है, या तो विभव को घटाएगा या तो विभव को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर दो प्रकार का हो गया। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, याद कुछ नहीं करने दूंगा, अभी सब समझाऊंगा। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन मतलब होता है नीचा, अप मतलब होता है ऊपर। तो जो विभव को ऊपर करे, जो विभव को ऊंचा करे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो नाम से अप मतलब ऊंचा, डाउन मतलब नीचा। जो ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जो विभव को क्या करे? ऊंचा करे, वह क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और वह ट्रांसफार्मर जो विभव को नीचा करे, क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। जो विभव को बढ़ा दे ऊंचाई, जो विभव को घटा दे अपचाई। क्या बात है सर, मजा आ गया। देखो भाई, मैंने कुछ वैसे लिखा हुआ है, यह ट्रांसफार्मर नीचे विभव वाले, मतलब विभव क्या रहेगा? नीचा रहेगा, उसको क्या करना रहेगा? ऊंचा करना रहेगा। यह ट्रांसफार्मर ऊंचे विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, अच्छा देखो, जहाँ विभव नीचा रहेगा वहाँ पे धारा क्या रहेगा? प्रबल रहेगा। नीचे विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव, देखो नीचा विभव था उसको क्या कर देना है? ऊंचा कर देना है। नीचे विभव को ऊंचा कर दे, वह क्या है? ऊंचाई। और जो दोस्तों ऊंचे विभव को क्या कर दे? नीचा कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब देखो इसके सामने ना ये जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर को आपको समझना है। इस फिगर को दोस्तों आप जब समझोगे, जब बड़का ट्रांसफार्मर बनाएंगे बढ़िया तरीके से, वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लिखा हुआ अपचाई ट्रांसफार्मर। दोनों का फिगर एक जैसा बना हुआ है, आपको कुछ अंतर नहीं लगेगा। आप कहोगे सर दोनों फिगर एक जैसा बनाए हैं, क्या आप इसे बताना चाहते हैं? ये आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर सवाल चल रहा है, मैं जवाब देता हूँ आपका। देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों देखो फेरों की संख्या 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें देख रहे हो बहुत सारा फेरा है। तो दोस्तों आपको पता है यह ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन्य प्रेरण की घटना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
अननोन पीरियड क्या होता है मैं आपको बता दूं। जिससे मान चलो ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली, जब एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो मजा दूसरी कुंडली में आती है। मजा मतलब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल किस में उत्पन्न होगा? दूसरी वाली कुंडली में। अब इस वाली कुंडली में जितना कम फेरा होगा उतना ही कम चुंबकीय फ्लक्स मतलब इसमें जितना कम है क्या होगा? फेरों की संख्या होगा उतना ही कम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जिसमें जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगा उसमें उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों अपने को वोल्टेज बढ़ाना है, तो वोल्टेज बढ़ाना है तो बताओ किस में फेरों संख्या ज़्यादा होना चाहिए? दूसरे में। वोल्टेज को बढ़ाना है ना, अगर वोल्टेज को घटाना होता, देखो ये हुआ आपका निवेशी और ये हुआ आपका निर्गत। आप जो है इसमें फेरों की संख्या कम रहेगा तो भाई तभी तो ये कम को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। ज़्यादा जिसमें चाहिए, ज़्यादा आपको निवेशी चाहिए ना, निर्गत ज़्यादा चाहिए। जब निर्गत दोस्तों आपको ज़्यादा चाहिए तो अपने को क्या है? यहाँ पे फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन पी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक। प्राथमिक में एन मतलब फेरों की संख्या, प्राथमिक में फेरों की संख्या कम है जबकि द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा है। द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा होने से, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा होने से उसमें क्या होता है? वोल्टेज ज़्यादा होता है और अपना तो वही काम है दोस्तों। इसका काम क्या है कि विभव को क्या कर देना? ऊंचा कर देना। विभव को क्या कर देना? ऊंचा कर देना। ऊंचा कर दिया। ऊंचा कब कर पाया? जब द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे देखो अपचायी ट्रांसफार्मर, अपचायी ट्रांसफार्मर का मतलब जो क्या करे? ऊंचे विभव को नीचा करे। ऊंचे विभव को नीचा करे। नीचा तभी करेगा जब बाद वाले में फेरों की संख्या कम होगी। देखो है कि नहीं? देखो यार दोस्तों, बाद वाले में क्या है? फेरों की संख्या कम है, प्राथमिक वाले में फेरों की संख्या ज़्यादा है। एनपी मतलब प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा है एनएस से, और जब एनपी ज़्यादा है तो आपका वीपी ज़्यादा होगा, वीएस कम होगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया अभी? ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, अब चाहे ट्रांसफार्मर क्या है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर की रचना क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर की कार्य विधि को समझेंगे, ठीक है। तो मैं साइड होता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके जैसे जैसे सजा के लिखा गया है वैसे वैसे आपको सजा के लिखने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने क्या किया है? ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया हुआ है, ठीक ना, ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया हुआ है। और मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना मैं रचना और कार्यविधि को पहले लिख दूं ताकि आपको ना नोट्स बनाने में, आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी एकदम ना हो। और मैंने पता है रचना या फिर कार्यविधि बड़े ही कम शब्दों में उतना जरूर लिखने का पूरा प्रयास किया हुआ है जिससे आपको समझ में आ सके, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में इतनी चीज़ों को लिख करके अपने एग्ज़ाम में जो नंबर आता है ना उस नंबर को हलोड़ सको, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ, पहले तो इसको समझो। ये दोस्तों क्या है ना, ये पटलित क्रोड है। जो ये पटलित क्रोड बना हुआ है ये नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां होती हैं जिसको एक के ऊपर एक रख करके बनाया गया है, ठीक है। आपके सामने फिगर दिख रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड को मतलब पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके, दिख रहे हो, एक के ऊपर के बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो एक के ऊपर एक रख करके आयताकार या गोलाकार बनाया जाता है। आयताकार भी बनाया जाता है, गोलाकार भी बनाया जाता है। यहाँ पे जो बना हुआ है कैसा बना हुआ है? आयताकार बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार अथवा गोलाकार पतलित क्रोड बनाया जाता है। अच्छा, पतलित क्रोड क्यों बनाया जाता है? आपके एग्जाम में ये पूछता है ट्रांसफार्मर में पतलित क्रोड क्यों बनाया जाता है? दोस्तों पतलित क्रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि क्रोड के अंदर भंवर धारा कम से कम उत्पन्न हो सके। जब भंवर धारा कम से कम उत्पन्न होगा तो वैद्युत ऊर्जा का जो उष्मा में नुकसान हो रहा था, जो क्षय हो रहा था, जो हानि हो रहा था, वह कम से कम हो सके, इसलिए पतलित क्रोड को बनाया जाता है, ठीक है, भंवर धारा कम उत्पन्न हो। अच्छा, ये क्रोड है, इस क्रोड के ऊपर देख रहे दोस्तों एक कुंडली यहाँ पे रखी हुई है, एक कुंडली यहाँ पे रखी हुई है। इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियाँ लपेटी होती हैं, ठीक ना। एक कुंडली यहाँ पे लपेटी गई है, एक कुंडली यहाँ पे लपेटी गई है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों?
आप कह सकते हो संरचना कह सकते हो, इसी को आप रचना भी कह सकते हो। ठीक है, रचना या संरचना हो गया। मैंने फिर से बार बताता हूँ, इसमें क्या होता है, नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर रख करके पटलित क्रोड बनाया जाता है, जिससे भंवर धारा कम से कम उत्पन्न हो सके। ठीक है, जब भंवर धारा कम से कम उत्पन्न होगा तो वैद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा में नुकसान हो रहा था वह कम से कम हो सके। और इसके ऊपर, इस पटलित क्रोड के ऊपर 2 कुंडलियाँ लगी होती हैं जो तांबे के अलग अलग फेरों की बनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं कार्यविधि पे। कार्यविधि पर क्या है, यहाँ पे देख रहे हो प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली से क्या जोड़ा गया है, एसी मेंस को जोड़ा गया है, मतलब विद्युत वाहक बल को जोड़ दिया गया है। मतलब इस प्रकार यहाँ से आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जा रहा है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब पाता है दोस्तों, यहाँ से मतलब कहने का मतलब इसको धारा मिल गया, प्राथमिक कुंडली को क्या मिल गया, धारा। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको पता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में क्या होता है कि पास पास 2 कुंडलियाँ रखी गई। देखो ये पहली कुंडली हो गई और ये दूसरी कुंडली हो गई। जब इस वाली कुंडली में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस वाली कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस वाले कुंडली में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। प्राथमिक कुंडली में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किस में उत्पन्न होता है, द्वितीय कुंडली में। अब इसमें फेरों की संख्या कम होगी तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम होगा। इसी सिद्धांत पे ये काम करता है और ये इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। और मैंने अन्योन्य प्रेरण आपको सिखाया हुआ है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कैसे काम करता है। और यही मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या है कि ये प्राथमिक कुंडली हो गई है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं दोस्तों साइड होता हूँ। आप लोग करना क्या है, फिगर को बना करके आपको रचना लिख लेना है, कार्यविधि को लिख लेना है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से ट्रांसफार्मर के कुछ बेहतरीन फार्मूले को निकालने वाले हैं। उस फार्मूले से आप अपने एग्जाम में जो ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल आते हैं ना, उस न्यूमेरिकल को टपका सकते हो। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को टपका सकते हो। चलिए भाई नोट कर लियोगे, वीडियो को रोक कर दोस्तों आप तुरंत नोट कर लेते हो ना, आप छोड़ते नहीं हो। और मैं पहले लिख दिया इसलिए ताकि आपको ना जब मैं बताऊं तो आपको लिखने में, आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ना कष्ट कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो भाई अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डेरिवेशन। अब देखो छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कुंडली में जब प्रवाही धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो अगर यहाँ पहले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होगा तो पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा, तो पहली कुंडली में खुद प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो पहली कुंडली के लिए फैराडे के नियम से, ठीक ना, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसे लिख देता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ भाई, आप इसके नीचे लिखिएगा, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोस्तों प्राथमिक कुंडली है तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसको हम लोग लिखेंगे ईपी लिखेंगे। ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, इतना समझा करो यार। माइनस एन पी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, इसको मैंने माना समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, जब ये वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा जब इसमें आएगा तो इससे बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होने लगेगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो दोस्तों द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई एस लिखेंगे ना, सेकेंडरी ई एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन एस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर हो गया दोस्तों 2। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग करते क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं। अभी आप सोचोगे सर 1 से 2 में क्यों नहीं भाग दे रहे, अभी रुक जाओ जरा, अभी बता रहा हूँ यार, ठीक ना, 1 मिनट रुक जाओ केवल बस। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। जब भाग देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ई एस बटा ई पी बराबर
माइनस एन पी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इंटू कर दे। इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बटा माइनस एन एस डेल्टा फाई बी। ठीक है, डेल्टा टी से कट गया, डेल्टा फाई बी से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अपना ई एस बटा ई पी जो निकल के आया वहाँ क्या निकल के आया, एन पी, नहीं मैंने उल्टा कर दिया क्या, एन एस होना चाहिए था ना, हाँ एन एस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एन पी। तो एन पी बटा एन एस बटा एन पी ये निकल के आया। अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह आरोपित वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह क्या होता है, आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है। तो हम लोग जहाँ पे यहाँ पे ई एस बटा ई पी लिखे वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी एस बटा वी पी लिख सकते हैं, या करके लिख दो भाई, या वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी। ठीक ना, एन एस बटा एन पी जो आरोपित वोल्टेज होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ है उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों अगर मान चले कि अपना जो ट्रांसफार्मर है बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, क्या है, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, और जब बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, अरे देखने में थोड़ी नहीं बहुत अच्छा, मतलब हाँ देखने में बहुत अच्छा लगे अच्छा ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर अच्छा ट्रांसफार्मर वही होता है जो उसको जितना निवेश किया जाए उतना ही निर्गत हो, जितना आप निवेश करो उतना निर्गत हो जाए, वही ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। यदि ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर हो, ठीक ना, यदि यह आदर्श ट्रांसफार्मर हो तब, यदि यह आदर्श ट्रांसफार्मर हो, आदर्श ट्रांसफार्मर हो दोस्तों, ये जो अपना ट्रांसफार्मर है वह कैसा ट्रांसफार्मर है, मान लो आदर्श ट्रांसफार्मर है, तब हम लोग कह सकते हैं इसको जितना निवेश करोगे ना उतना ही निर्गत होगा। तो हम कह सकते हैं कि तब निवेशी शक्ति जितना आप शक्ति को निवेश करते हो बराबर होगा निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निर्गत शक्ति हो जाएगा। ठीक है, निर्गत शक्ति हो जाएगा। तो निवेशी शक्ति पी देखो, पी मतलब शक्ति, पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब शक्ति, यस मतलब निर्गत। ठीक ना, यस मतलब निर्गत। निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो पी वी पी गुणे आई पी, वी बराबर पी बराबर क्या होता है, वी आई ना, वी आई पी बराबर वी एस गुणे आई एस। तो अपने को क्या चाहिए दोस्तों, वी एस अपान वी पी चाहिए। तो वी एस अपान वी पी बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बटा वी पी बराबर आई पी बटा आई एस। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे वी एस बटा वी पी किसके बराबर, आई पी बटा आई एस। यही वी एस बटा वी पी किसके बराबर, एन एस बटा एन पी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि सब आपस में बराबर हैं, सब आपस में बराबर हैं। इसका कहने का मतलब ये है सब आपस में बराबर हैं कि वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी बराबर आई पी बटा आई एस बराबर स्मॉल आर। अब दोस्तों ये स्मॉल आर क्या आ गया, इसीलिए तो मैंने समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया था, क्योंकि जो स्मॉल आर होता है वह बराबर होता है एन एस बटा एन पी। नहीं तो मुझे क्या लिखना पड़ता, 1 अपान आर लिखना पड़ता। एन एस बटा एन पी किसके बराबर, आर के बराबर। वी एस बटा वी पी किसके बराबर, आर के बराबर। आई पी बटा आई एस किसके बराबर, आर के बराबर। सब कह सकते हो आर के बराबर है। अच्छा ये आर है क्या, जहाँ दोस्तों आर जो है ना, आर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं भैया, परिणमन अनुपात बोलते हैं। अच्छा इनका कौनो मात्रक हो सकता है क्या, ना, आर का कौनो मात्रक नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात है। क्यों, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात है। अच्छा आपसे एग्जाम में पता है क्या पूछता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान कितना होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान कितना होगा। इसको देख लो भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए अभी दोस्तों आप समझ जाओगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर दोस्तों आप जानते हो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है
उसमें बाद में फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। प्रारंभ में फेरों की संख्या क्या होती है, कम। मतलब Vs यानी एस का मान ज़्यादा होगा, Np का मान कम होगा। कम से ज़्यादा में भाग दोगे तो जाहिर सी मान है का आर का मान 1 से ज़्यादा आएगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का जो मान होता है ज़्यादा होता है। आर का मान ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, 1 से, है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात यानी आर का मान 1 से ज़्यादा। अब बताओ, अच्छा अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए अब की बार आप अपना मुंह खोल दो भाई। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए बता दो भाई क्या हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर रहेगा उसके लिए जो परिणमन अनुपात है, परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होगा। 1 से कम होगा, ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि बाद में फेरों की संख्या होती है कम और प्रारंभ में फेरों की संख्या होती है ज़्यादा। और आर का मान होता है NS/NP। ज़्यादा में कम से भाग दोगे 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। बात समझ में आ गई। चलो दोस्तों, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा भाई, ट्रांसफार्मर में ये फार्मूला हमने निकाला। और ये फार्मूले में दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS बराबर R। देखो यहाँ पे S, यहाँ पे S, लेकिन I वाले में P है, ध्यान देना है। यहाँ पे S, यहाँ पे S, लेकिन I वाले में क्या है, IP है, बराबर क्या होगा, R के हो गया। ठीक है, चलो अब दोस्तों यहाँ से एक और हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। एक और फार्मूला हम लोग पता है यहाँ से निकाल लेते हैं, किसकी फार्मूला निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र निकाल लेते हैं। किसका सूत्र निकाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला निकाल लेते हैं। मैं साइड हो गया भाई, मैं दोस्तों साइड हुआ हूँ। आप वीडियो को रोक करके जितना भी चीज़ें लिखवाया गया व्यवस्थित तरीके से सब कुछ छाप डालो एकदम कॉपी में। ठीक है, सब कुछ दोस्तों बढ़िया से अपनी कॉपी में छाप डालो। अब तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 से कहाँ भाग दिया था, समीकरण 2 में समीकरण 1 से कहाँ भाग दिया था, बतिया तो समझ में आ गई ना। चलो भाई दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। ठीक है, छोटी से एक डालते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। दक्षता मतलब समझ रहे हो कि इसको कितना दिया गया। ठीक है, इसको कितना दिया गया और ये कितना परिवर्तित करके दिया। ठीक है दोस्तों, कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर होता ही नहीं है। मतलब इसको जितना आप 200 वोल्ट दो और सोचो कि ये परिवर्तित करके 200 वोल्ट दे, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोल्ट जो है यानी कुछ ना कुछ वैद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में खराब होना तो तय है। कुछ ना कुछ वैद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में खराब होना तय है। लेकिन इतना माना जाता है कि जो सबसे बढ़िया ट्रांसफार्मर होता है, जो सबसे बढ़िया ट्रांसफार्मर होता है वह उसकी दक्षता 90% तक होती है। मतलब 90% तक उस काम सही करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र, दक्षता को दोस्तों हम लोग लिखते हैं ईटा से। ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। मतलब हमने कितना दिया और ये कितना हमको वापस किया। ठीक है, निवेशी कितना निवेश किए और ये कितना आपको निर्गत किया। निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, तो ईटा बराबर निर्गत शक्ति में पीपी को हम लोग, अच्छा निर्गत है ना, निर्गत है तो VS गुणे IS बटा VP गुणे IP। तो दोस्तों ये क्या आ गया, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र आ गया। ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्या आ गया, ये सूत्र आ गया। ठीक है, चलो भाई अब दोस्तों यहाँ से एक आध दो नोट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। एक आध दो नोट पॉइंट समझ लेते हैं। पहला नोट पॉइंट आपका क्या है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती। किसी भी ट्रांसफार्मर की क्षमता, किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता लिखता हूँ, दक्षता 100% नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वह 100% नहीं हो सकती है। जब बताओ 100% नहीं हो सकती है तो हमने निर्गत 100% होगा नहीं। निवेश कितना किया, 100, ऊपर 100 से कम, नीचे 100, एक से मान क्या आया, कम आया। तो इसका कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं ईटा का मान सदैव, ईटा बोले तो दक्षता का मान सदैव क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम
होता है। ईटा का मान क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है। चलो भाई दोस्तों, इतना मैंने चीज़ें आपको बता दिया। अब देखो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि क्या होता है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बोल दे रहा हूँ, आपको वहाँ समझ लेना है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि क्या होता है। एक तो दोस्तों भंवर धारा में हानि हो गया, ठीक है, ताबे में हानि हो गया, ठीक है। जो ताबा यहाँ पे लगा हो ना, ये इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ जो है वैद्युत ऊर्जा का नुकसान उष्मा के रूप में होता है, ठीक है। ताबे में हानि, तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहला ताबे में हानि। चलो भाई फिगर मिट गया, कोई बात नहीं दोस्तों, ताबे में हानि, ठीक है। तो इसको आप बस केवल यही लिख लेना, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि। दोस्तों यहाँ पे पहला हानि आप समझ सकते हो, पहला हानि क्या समझा दिया आपको? ताबे में हानि। पहला क्या हो गया? ताबे में हानि, मतलब जो यहाँ पे ताबे की 2 कुंडलियाँ लगी हुई ना, ये दोनों कुंडलियाँ क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। जब गर्म हो जाती हैं तो ये कहीं न कहीं कुछ वैद्युत ऊर्जा का उष्मा में नुकसान करवाती हैं, तो करवाती हैं। दूसरा दोस्तों, भंवर धारा में हानि। भंवर धारा में हानि, अभी मैंने आपको बताया कि भंवर धारा में हानि को रोकने के लिए ही ये जो क्रोड है, उस क्रोड को कैसा बनाया जाता है? पटलित क्रोड बनाया जाता है। और पटलित क्रोड को बनाने के लिए क्या करते हैं? नम्र लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके उसको बनाया जाता है। तो भंवर धारा में हानि, भंवर धारा में हानि, 2 हानि हो गया। तीसरा हानि अगर दोस्तों आप देखें, तीसरा हानि देखें तो फ्लक्स में हानि, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता ही है, जरूरी नहीं कि जो प्राथमिक में फ्लक्स में परिवर्तन हो वही दूसरे में फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि हमें जो है इसमें वैद्युत ऊर्जा का नुकसान उष्मा के रूप में होता है, ठीक है। चौथा हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, चौथा हम लोग कह सकते हैं कि शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होता है, इसको जरा समझ लो भाई। शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि जो होता है दोस्तों, वह शैथिल्य हानि क्या होता है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, देखो ये प्राथमिक कुंडली हो गया और ये द्वितीयक कुंडली हो गया, द्वितीयक कुंडली हो गया। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का जो युग्मन होता है, युग्मन यानी मिलन जो होता है, उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं ये लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब ऊपर नीचे हो जाते हैं, युग्मन सही से पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिससे वैद्युत ऊर्जा का नुकसान रगड़ होने लगता है। यहाँ पे रगड़ में क्या होता है? उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। वैद्युत ऊर्जा का नुकसान उष्मा के रूप में होने लगता है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको क्या, ताबे की हानि, भंवर धारा में हानि, फ्लक्स में हानि, शैथिल्य हानि, ये सभी में ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होता है। इसलिए उसकी जो ऊर्जा होती है 100% दक्षता 100% नहीं हो पाती है। कितनी हो पाती है? केवल 90% होती है। 10% कहीं ना कहीं इन सभी में क्या होता है? खराब हो जाता है। 10% जो है उष्मा का, 10% ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का नुकसान उष्मा में इन सभी में मिला करके हो जाता है। इसीलिए किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वह 100% नहीं हो पाती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये रहा पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने डिटेल से आपके सामने चर्चा किया। अब उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसफार्मर से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, आप छोड़ने वाले तो नहीं हो। ट्रांसफार्मर से कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, आप छोड़ने वाले तो पक्का नहीं हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते भी हैं, और साथ साथ दोस्तों आपका जो ये चैप्टर है ना, प्रत्यावर्ती धारा, पूरी तरीके से समाप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब दोस्तों बारी है इस चैप्टर की ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगाने की। क्या आप लोग भी तैयार हो दोस्तों? एकदम आप लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार रहोगे? हर एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे। इस चैप्टर में टोटल 72 यानी 72 न्यूमेरिकल हैं, और 72 न्यूमेरिकल को दोस्तों कम से कम 4 वीडियो लेकर आएंगे, और चारों वीडियो में 72 का न्यूमेरिकल पूरी तरीके से सफाया करेंगे। बस दोस्तों आपका इसी तरीके से आशीर्वाद चाहिए, आपका इसी तरीके से प्यार दुलार चाहिए कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बांटते रहो, ताकि हम क्या कर सकें, आपके सामने जितनी भी चीज़ें अपने जो क्लास 12 का सिलेबस है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका अभी देखो अति लघुत्री सिलेबस नहीं शुरू किया ना, अति लघुत्री भी सिलेबस शुरू करेंगे। पहले अपना सिलेबस जो है काफ़ी हद तक खिंचा जाए, ताकि आपको विश्वास ये हो जाए कि हाँ सर अब की बार विद न्यूमेरिकल के साथ पूरी टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, जब ये आपको विश्वास हो जाएगा ना, तब देखो हम क्या करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक जो आपका अति लघुत्री ना, उसको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं
उनको लेकर आएंगे, अलग सीरीज चलाएंगे, तब देखो आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। फिर मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल वाली शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।